नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, ऐसे और तमाम शब्द अक्सर आप सुनते रहते होंगे। क्या इन सब का मतलब एक ही है या इनके मीनिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं? आइए आज इनको जानने की कोशिश करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर की। इसको हिंदी में वकील भी कहते हैं। तो लॉयर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, अर्थात जो लॉ ग्रेजुएट हो। क्या अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं और लॉयर हो जाते हैं तो क्या अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर ली, यानी अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो गए तो आप लॉयर हो गए, वकील हो गए। तो क्या लॉयर हो जाने से आप अपने किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब क्या आप उनके केसेस कोर्ट में लड़ सकते हैं? क्या कहेंगे आप? मेरा उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनके केस कोर्ट में नहीं लड़ सकते। और इसी से सिमिलर दूसरा टर्म है बैरिस्टर। यदि आपने लॉ की डिग्री भारत में ली है तो आप बनते हैं लॉयर, लेकिन यदि आपने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री ली है तो आप बन जाते हैं बैरिस्टर। टर्म्स अलग अलग हैं लेकिन मतलब एक ही है। यानी कि दोनों ने लॉ की पढ़ाई की है। भारत में की है तो आप कहलाए लॉयर, और अगर इंग्लैंड से की है तो आप कह रहे हैं बैरिस्टर। तो लॉयर लॉयर की तरह बैरिस्टर भी अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अर्थात उनके केसेस कोर्ट में लड़ नहीं सकता। क्योंकि मैंने पहले भी कहा टर्म्स अलग अलग हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। जब एक लॉयर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब वो बन जाते हैं एडवोकेट, जिसे हम अधिवक्ता भी कहते हैं। तो अंतर क्या हुआ? लॉ डिग्री ली तो लॉयर हो गए लेकिन एडवोकेट नहीं बने। एडवोकेट तब बनेंगे जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होगा। तो मान लीजिए आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप बार काउंसिल में एनरोल कराएंगे, और जब आप एनरोल करा लेंगे तब आपको वहां से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा और आप लॉयर से बन जाएंगे एडवोकेट। मूलतः जब भी कोई व्यक्ति अपने को एडवोकेट बताता है तो उसका मतलब हुआ कि उसके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, केवल डिग्री नहीं है, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी है। तो वो लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, अर्थात एडवोकेट कोर्ट में केसेस लड़ सकता है। अब इसके लिए भी हम तीन टर्म्स को देखते हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसको संक्षेप में एओआर भी कहते हैं। तो एडवोकेट, उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लॉ डिग्री और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में अपीयर होने के लिए ऑथराइज्ड है। सीनियर एडवोकेट कौन होता है? सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डेजिग्नेट करता है। उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ एज का क्राइटेरिया होता है और कुछ मिनिमम ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वास्तव में इसके लिए एडवोकेट एक्ट 1961 की 1961 उसकी धारा 16 यानी सेक्शन 16 में व्यवस्था दी गई है कि सीनियर एडवोकेट कैसे बनेंगे। अब ये कोर्ट में वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। इनके जो जूनियर होते हैं वो करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, लेकिन वकालतनामा फिर ये फाइल नहीं करते। और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो एक गाउन पहनते हैं जिनका
जिनके फ्लैप्स जो हैं वो शोल्डर्स पे होते हैं। ये गाउन जो है सीनियर एडवोकेट ही पहनते हैं, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये सीनियर एडवोकेट है। अब आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको हम संक्षेप में AOR भी कहते हैं। अब AOR ही सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दाखिल कर सकते हैं, या पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या अफिडेविट या और कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं पार्टी के बिहाफ पर। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सब काम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी ही कर सकते हैं। इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट की AOR की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्ज़ाम होता है, वो उत्तीर्ण करना पड़ता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करते हैं AOR। एलिजिबिलिटी क्या होती है? कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो, यानी कि 4 साल प्रैक्टिस का, और 1 साल जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के यहाँ ट्रेनिंग का। तो टोटल 5 साल हो गए। और उस AOR जिसके पास ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास कम से कम 10 साल, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 10 ईयर, यानी 10 ईयर है उससे अधिक का उनके पास प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। तो वही AOR आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। कम से कम 5 साल का अनुभव, जिसमें 4 साल की प्रैक्टिस और 1 साल एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनके पास कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस का अनुभव हो, वहाँ ट्रेनिंग का। तो टोटल 4 + 1 5 ईयर्स हो गया। तो उसके बाद फिर वो परीक्षा देते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को डेजिग्नेट करते हैं। अब देखते हैं एडवोकेट जनरल कौन होते हैं। हिंदी में कहते हैं महाअधिवक्ता। हर राज्य के राज्यपाल अपने राज्य के लिए एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऐसा कोई मैटर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए होते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार के सारे केसेस को एडवोकेट जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। एडवोकेट जनरल को इसीलिए हम स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको? एडवोकेट जनरल को। इसके अतिरिक्त यदि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में अगर कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो उसके लिए भी ये काम करते हैं एडवोकेट जनरल, यानी सलाह देते हैं एडवोकेट जनरल। अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो करेंगे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को डील करना, उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। इसीलिए इनको, यानी अटॉर्नी जनरल को, देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस देखना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, और यदि जैसे राज्य में था वैसे ही यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो एडवाइस देते हैं अटॉर्नी जनरल। इसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल। इनको देश का सेकंड लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। इनका काम होता है अटॉर्नी जनरल को उनके कार्यों में हेल्प करना। अब मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री ली और अब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा सिस्टम ये कहता है कि यदि किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध कोई क्राइम कमिट होता है, तो ये माना जाता है कि ये क्राइम समाज के विरुद्ध हुआ है या स्टेट के विरुद्ध कमिट हुआ है। मान लीजिए आ ने बा के विरुद्ध कोई क्राइम कमिट किया, आ ने बा के विरुद्ध, तो अब बा क्या करेंगे? बा जो है आ के विरुद्ध एक केस फाइल करेंगे। अब बा का केस स्टेट लड़ेंगे, क्योंकि जो क्राइम है उसे स्टेट के विरुद्ध कमिट किया गया है, ऐसा माना जाएगा। यानी या दूसरे शब्दों में क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाएगा। तो अब आता है आपका रोल। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आपके पास LLB डिग्री है,
तो स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिविल केसेस में भी। एक किसी वीडियो में देखेंगे कि क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, सिविल केसेस कौन से होते हैं, अंतर क्या होता है। तो यहाँ केवल इतना समझ लेते हैं कि यदि आपने ये ठाना है तो फिर आप स्टेट को क्रिमिनल केसेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिविल केसेस में भी। तो पहले बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। जब आप पीड़ित की ओर से या विक्टिम की ओर से स्टेट को क्रिमिनल मैटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ध्यान दीजिएगा, जब आप क्रिमिनल मैटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कहलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप स्टेट को सिविल मैटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहलाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट प्लीडर। मूलतः जब भी हम एक विक्टिम या पीड़ित की साइड को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जब सिविल केस लड़ते हैं स्टेट की तरफ से तो कहलाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। तो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इनकी हायरार्की डिफरेंट होती है, अपॉइंटमेंट के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज हमने कुछ टर्म्स के बारे में जाना कि एडवोकेट, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट प्लीडर। तो इन सब के बारे में हमने जाना। तो आज यहीं रुकेंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल अपनी अलग वीडियोस में करते रहेंगे। तो आज अभी यहीं तक। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो फिर जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।